ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं बीड में, बीड बिलिंग जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और पैराग्लाइडिंग में वर्ल्ड नवीन वर्ल्ड नंबर 1 साइट है, नंबर सेकंड, वर्ल्ड नंबर 2 साइट है। और 2 जगह हैं, बीड और बिलिंग। बिलिंग से टेक ऑफ होता है और जहां हम लोग अभी खड़े हैं उसके थोड़ी सी दूर पे चौगान है जहां पे लैंडिंग होती है पैराग्लाइडिंग की। तो ये 2 भाइयों का एक छोटा सा और बहुत ही सुंदर डेयरी फार्म है। इसका रिव्यू करेंगे, इनसे जानेंगे इन्होंने कब से इसकी शुरुआत करी, कितने एनिमल से शुरुआत करी थी और आज की डेट में इनका स्टेटस क्या है, क्या ये ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं, घास क्या खिलाते हैं या पशुओं का रखरखाव अपने किस तरह से रखते हैं। क्योंकि अगर हम हिमाचल के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो हिमाचल में जो डेयरी फार्म्स हैं, अव्वल तो पंजाब या हरियाणा की बात करें तो वहाँ 5-7-10 पशु तो वैसे ही लोग घरों में खूंटे से बांध के रखते हैं। बट हिमाचल की अगर सारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए कोई भी डेयरी फार्म अबव 25 एनिमल से ऊपर बहुत ही कम होगा या इक्का दुक्का होगा, वो मैं कह नहीं सकता। तो ये नवीन और प्रवीण 2 भाई हैं और ये डेयरी फार्म कर रहे हैं। इनके जो सबसे खूबसूरत बात मेरे को लगी, इन दोनों भाइयों ने कोई भी लेबर अपने फार्म पे नहीं रखी है। जो भी मिल्किंग का है, साफ़ सफाई का है, घास का है, सब काम ये अपने आप ही करते हैं। इवन जब ये दूध डिस्पोजल करने, ये बैजनाथ एक जगह है वहाँ पे ये दूध एंड जो यूज़र है उसको खुद ब खुद देते हैं। अगर हिमाचल के कॉन्टेक्ट से बात की जाए तो हमारे रेट्स एज़ कम्पेयर टू पंजाब और हरियाणा या गुजरात की स्टेट्स की हम बात करें तो हमारे प्राइजेस थोड़े से अच्छे प्राइस हम लोगों को मिल जाते हैं जब हम लोग एंड यूज़र को अपना दूध सेल करते हैं। क्योंकि हिमाचल की बात करें तो सहकारी समितियां या मिल्क कलेक्शन सोसाइटीज़ बहुत कम हैं और जितने भी डेयरी फार्म्स हैं वो मैक्सिमम डेयरी फार्म अपना दूध एंड यूज़र को खुद ब खुद देते हैं। और जो इक्का दुक्का अगर कोई सोसाइटी है तो वो नॉर्मल जो 1 या 2 गाय जिन्होंने रखी हैं वही उनको अपना दूध देते हैं। तो ये इन 2 भाइयों का अवस्थी डेयरी फार्म करके है और ये बहुत ही सुंदर फार्म है। इन्होंने बेसिकली हॉलिस्टन क्रॉस ब्रीड गाय के ऊपर काम किया है। ये देखिए इनकी गायें, ये अभी फर्स्ट लैक्टेशन में इस गाय ने बच्चा दिया है और अभी ये देखिए बहुत ही सुंदर इनके एनिमल, काफ़ी हेल्दी एनिमल। ये देखिए इस तरह से फैट परसेंटेज भी इनकी काफ़ी बढ़िया है। और ये इनसे फार्म ओनर से जानेंगे इन्होंने कब शुरुआत करी थी। हाय नवीन, हम कोशिश करेंगे आपसे कुछ सवाल पूछने की जो रेलिवेंट सवाल हैं और हम आपसे भी ये उम्मीद करेंगे कि आप जो भी चीज़ बताएं वो हाइपोथेटिकल फिगर नहीं हो, एकदम लाइन टू लाइन फिगर्स हों। तो नवीन, आपने कब से शुरुआत करी? मैंने ये शुरू किया था 10 जुलाई 2010 में। ये नवीन है और परे ये सफाई कर रहे हैं, ये प्रवीण है, ये दोनों भाई करते हैं। हाँ जी, 10 जुलाई 2010 में। अच्छा जी। तो आपका एक्सपीरियंस अब तक का, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? जर्नी शुरू हुई, मैं पहले जॉब करता था जी तो चंडीगढ़ में, वहाँ से छोड़ के आया तो यहाँ पे आके मैंने डेयरी की का काम शुरू किया। कितने पशुओं से आपने शुरुआत करी? मैंने 1-2 जानवर से शुरू किया। वेरी नाइस। तो ब्रीड के ऊपर या कैसे आपने सिलेक्शन करी कि कौन सी गाय से मैं शुरुआत कर? शुरू में तो हमें जैसे ब्रीड का भी नॉलेज नहीं था कोई खास, पर जैसे जैसे हम काम करते चले तो हमें ब्रीड का भी नॉलेज हो, तो अब हम ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा और बेस्ट से बेस्ट सीमन्स यूज़ करते हैं जो अच्छा। भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और उससे ब्रीड का अच्छा तो आपको तकरीबन 11 साल का अनुभव हो चुका है। हाँ जी सर। आपका अनुभव क्या बोलता है कि अगर कोई नया फार्मर डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है? पहले तो उसको ब्रीड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जी और उसको ट्रेनिंग करनी चाहिए। सबसे पहले तो उसको ट्रेनिंग करनी चाहिए किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, जी जैसे करनाल में है जी या अपना पालमपुर में है जी जी इंडस्ट्री है, जी वहाँ पे आपको उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए। जी और उसके बाद उसे अपना जो सेल पॉइंट है जी जहाँ पे भी आप उसका सेल पॉइंट है, जी। वहाँ पे उसको कन्फर्म होना चाहिए कि रेट क्या मिलते हैं उसके। अच्छा, तो उस हिसाब से उसको देख के ही उसको डेयरी का काम शुरू करना चाहिए। ओके। अभी अगर करंट सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो आप कितना प्रॉफिट या कितनी आपकी क्या एक्सपेंसेस हैं या मीट आउट होते हैं या कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है? अब भी जैसे लॉकडाउन के कारण प्रॉफिट तो कम हुआ है थोड़ा, जी क्योंकि दूध की क्वांटिटी भी कम हुई है। जी जो आगे लगते हैं दूध तो वो काफ़ी कम हो चुके हैं, जी तो इस कारण थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है। जी बट फिर भी ये है कि बाहर चंडीगढ़ या दिल्ली में नौकरी करने से अच्छा है कि यहाँ पे
आप एक छोटा सा डेयरी फार्म खोल के जी 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये घर पे कमा सकते हो। डिफ़िकल्टीज़ आपको क्या प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी जो हिमाचल में बेसिकली हम बात करते प्रॉब्लम यहाँ पे हिमाचल में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ब्रीड आपको अच्छी नहीं मिलती कभी भी। हैं? ओके फिर फोल्डर का भी बहुत प्रॉब्लम है, जी फीड का बहुत प्रॉब्लम है। जी। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे। और आपको बेनिफिट क्या लगे एज़ कम्पेयर टू पंजाब या हरियाणा? यहाँ पे प्राइस अच्छे हैं दूध के। कितना प्राइस में दूध बेचते हैं आप? अभी हमारा 40 जा रहा है, ओके, एंड यूज़र का 40 रुपीज़ दे 40 रहे हैं। रुपीज़ होम टू होम डिलीवरी। ओके, तो आपका डे शेड्यूल कैसे रहता है? हम सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं, जी सारा साफ सफाई करके मिल्किंग वगैरह करके जी 7:30-8 बजे तक हम चले जाते हैं दूध देने। तो वहाँ पे जैसे 2-3 घंटे जो भी लगते हैं हमारे मिल्किंग करके, वापस आके फिर वो बाकी काम करते हैं और जी। फिर शाम को 3-4 बजे शाम को लगते हैं। तो ऐसे लगता नहीं आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती कि कोई लड़का रखा जाए? है ज़रूरत, पर अभी काम छोटा है ओके और हम 2 भाई हैं, जी तो हम दोनों खुद कर लेते हैं काम। अभी तक इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है। ओके। अब नवीन जी आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा अपनी गाय का इंट्रोडक्शन। जैसे ये गाय है, इसका क्या स्टेटस है? ये फर्स्ट लैक्टेशन में जी अभी सेकंड बार इसको टीका लगा हुआ है। इसको हुए हैं 6 के महीने हुए हैं। जी। अभी इसका 17-18 लीटर दूध अभी भी दे रही है। और जब ये फ्रेशली काव्ड हुई थी तो कितना दूध इसका इसने दिया? 24-25 लीटर दूध था इसका। वेरी नाइस। और आपने इसको कौन सा टीका लगवाया, सीमन? अभी इसको 40-116 लगा हुआ है, डेनमार्क का सैक का। वेरी नाइस। और ये दूसरी गाय की बात करें? ये थर्ड लैक्टेशन पे सुई है जी और इसको कोई 6 मंथ हो गए जी। अभी टीका इसको थोड़ा लेट लगा अभी, जी तो इसका 40 प्लस दूध रहा है अभी इस बार। ओके। 40 प्लस जब दूध है इसने और अभी भी इसका 32-33 लीटर दूध है। ये देखिए इस तरह से, ये आप उस तरफ करेंगे थोड़ा सा? अभी भी इसका 32-33 लीटर दूध अभी भी है। वेरी नाइस। और ये वाली गाय? ये सेकंड में सुई है ओके और थर्ड बार के लिए इसको टीका लगा हुआ है। अच्छा इसका दूध तो कम है, 20-22 लीटर दूध निकाले से, और अभी इसका है कोई 14-15-16 लीटर। तो इसका फैट और एसएनएफ जो है बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ मिल्क बहुत बढ़िया बहुत है। अच्छी है। ओके बिकॉज ये ना जर्सी में क्रॉस है, जी। तो इसका फैट एसएनएफ थोड़ा। व्यूअर्स, जैसे इन्होंने एक शब्द यूज़ किया अभी, जर्सी, तो मैं जनरली हम लोग वीडियोस देखते हैं जो पंजाब के ट्रेडर्स वीडियो बनाते हैं, वो हमेशा इस तरह से बात करते हैं कि ये पहाड़ी जर्सी है, ये हिमाचली जर्सी है। तो उनके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि वो जो जर्सियां वो बात करते हैं, या पंजाब या हरियाणा के लोग बात करते हैं, कि जो ट्रेडर्स स्पेशली, मैं फार्मर की बात नहीं करता, ट्रेडर जो बात करते हैं कि ये पहाड़ी जर्सी नहीं है, ये पंजाब की जर्सी है, तो उन लोगों के नॉलेज के लिए जितनी भी जर्सीज़ या जो भी जर्सी का स्टॉक इस टाइम अवेलेबल है ऑल अक्रॉस इंडिया, वो पालमपुर का ही है। क्योंकि इंडिया में पहली बार जो जर्सी इंपोर्ट हुई थी वो पालमपुर जर्सी स्टेशन पे ही हुई थी। तो मैं उन ट्रेडर्स को बताना चाहूँगा, जर्सी का जो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जर्सी कोई बहुत बड़ी या ऊंचे कद की गाय नहीं है। जो जर्सियाँ ऊंची हैं, लंबी चौड़ी हैं, वो मोस्टली जर्सियाँ हॉलिस्टन गाय को जर्सी बुल से क्रॉस करके, जो भी उनके पास जो हाइट और लेंथ की बात करते हैं वो जर्सी हैं। क्योंकि जर्सी की एक स्पेसिफिकेशन है, जर्सी एक स्मॉल साइज़ एनिमल है और वो ग्रेज भी करता है। इस तरह से बड़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम हिमाचल के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो यहाँ का जो स्टैंडर्ड है, जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ एक दूध का स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता, उसमें ये देखा जाता है कि आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस उस एरिया की कैसी हैं, और ज्योग्राफिकल कंडीशंस के साथ साथ वहाँ फीड और फॉडर का क्या स्टेटस है, साथ में क्या आपकी गायें बाहर चरने जाती हैं। तो इस तरह की हिमाचल की ज्योग्राफिकल कंडीशंस है कि वहाँ पास्चर हैं, ऊपर नीचे पहाड़ियाँ हैं जहाँ गाय चरती हैं। तो अगर कोई बड़े साइज़ की गाय होगी तो वो सक्सेस ही नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से जो मिनिमम स्टैंडर्ड 3700 लीटर्स का है 305 डेज़ में, जो पालमपुर स्पर्म स्टेशन का है, अगर उसकी भी एवरेज है वो मिनिमम की बात करें तब भी 305 डेज़ में अगर एक गाय 12-13 लीटर दूध देती है तभी वो शायद 3700-3800 लीटर दूध अचीव कर पाएगी। बट ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड की बात करते हैं हुई है। बट पालमपुर स्पर्म स्टेशन में हमारे पास जो इस टाइम हिमाचल में जर्सीज अवेलेबल हैं, कुछ इंपोर्टेड 4 इंपोर्टेड बुल्स इनके पास हैं जिनकी मदर जो डैम यील्ड है वो 8000, 9000, 10000 से ऊपर है, और फैट कंटेंट 6, 6.5, 5 अबव 5 ही सबका रहता है।
तो इस तरह से नवीन जी ने जिक्र किया जर्सी गायों का, तो मेरे को ध्यान आया, क्योंकि अमूमन हम वीडियोस देखते हैं तो वो बात करते हैं पहाड़ी जर्सी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और थोड़ा सा वो अपने नॉलेज को बढ़ाएं और ये देखें कि जो पेरेंट स्टॉक उनके पास, जो अभी स्टॉक उनके पास हैं, अगर वो प्योर स्टॉक है तो उसका कहीं ना कहीं पेरेंटल हिमाचल से ही गया है। और हाँ, एक चीज़ है कि पंजाब वालों ने, हरियाणा वालों ने सीमन, अच्छा सीमन के ऊपर बहुत बढ़िया काम करा है और जो कमेंडेबल है। बट इस तरह से कहना कि हिमाचली जर्सी, पहाड़ी जर्सी, तो वो ऑल फेक जो वो ट्रेडर्स बात करते हैं। क्योंकि अगर कोई जर्सी 12 या 15 लीटर इन कंडीशंस पे, जो जोग्राफिकल कंडीशन है जहाँ वो बाहर चरने जाती है, बारिश में नहाती है, धूप में चरती है, अगर वो 12 से 15 लीटर दूध निकालती है, वो भी बहुत कम फीड और फॉडर पे, तो अपने आप में एक कमेंडेबल जॉब है। वही जर्सी एक नॉर्मल फार्मर के पास 12 से 15 लीटर दूध देती है, और अगर इन जैसे डेयरी फार्मर के पास पहुंच के वही जर्सी 20 से 22 लीटर दूध देती है। तो इस तरह से सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया। तो ये आपका इसका बता रहे थे। हाँ, तो इसका फैट SNF भी बहुत अच्छा है जी, 4.5 के करीब इसका फैट है जी। और SNF भी 8+ ही है इसका। तो ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और ये आगे वाली ये भी सेकंड इलेक्ट्रिशियन में है, ओके और हॉस्टल में है। ओके तो इसका जो दूध था 27 से 28 लीटर था। ओके अभी तो कम है क्योंकि इसको सुबह भी टाइम हो गया, टीका भी लग चुका है, फिर से AI हो चुकी है। तो अभी इसका 17-18 लीटर होगा। ओके। तो क्या आपको सर्विसेज जो हमारी वेटनरियन की तरफ से मिलती है हिमाचल में, वो सेटिस्फाई होते हैं उससे? हाँ ठीक है, वो ठीक है। ओके, क्योंकि वेटनरियन, और आपकी गायों में कभी कोई बीमारी या इस तरह का कोई इशू आता है? आती रहती हैं, छोटी छोटी बीमारी तो आती रहती है। ओके। पर उसके लिए हम थोड़ा बहुत, जैसे अब 10 साल हो गए तो हम खुद भी इलाज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट एड जो जिसे कह सकते हैं वो हम खुद कर लेते हैं। बाकी अगर कुछ ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाए तब हम बैठ नहीं सकते। ओके। तो आपके यहाँ मिनिमम टेम्परेचर कितना चला जाता है? मिनिमम तो यहाँ पे माइनस चला जाता है, -1-2। तो उस टाइम का एक्सपीरियंस क्या बोलता है? आपकी गाय दूध ज़्यादा देती है, कम देती है, या उस मॉडरेट? टाइम ठीक रहता है, बड़ा ज़्यादा भी नहीं, बड़ा कम भी नहीं, पर ठीक रहता है। क्योंकि जनरली बोला जाता है हॉलिस्टन बाहर की ब्रीड है, तो जितनी ज़्यादा ठंड में ठीक रहता है यार। इसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गर्मियों में। और तो पर गर्मियों में भी यहाँ पे टेम्परेचर जो 27-28 रहता है, तो उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो इस तरह से ये देखिए नवीन जी ने सारी चीज़ें बताई, और इनकी गायें बहुत ही सुंदर और बहुत ही हेल्दी काउज इनके पास अभी हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो स्टॉक है इनका उसको इम्प्रूव करें विद क्वालिटी सीमन। तो एक बहुत ही अच्छा इनका प्रयास। और हिमाचल, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं। और नवीन जी कुछ और आप बताना चाहें फार्मर्स को कि वो अगर डेयरी फार्म शुरू करना तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? फीडिंग, ओके। पाउडर वगैरह जो भी है वो पहले तैयार हो, उनके पास हो, ज़मीन हो उनके पास, ग्रीन पाउडर हो। फिर काऊ की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए जी। और नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने किसी भी अच्छे फार्मर से उनको कांटेक्ट होना चाहिए कि वो हर समय उनको सहायता दे सकें। तो नवीन जी ने पहले भी एक शब्द यूज़ किया था ट्रेनिंग का, और ये दोबारा वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, और शायद हम लोग इस चीज़ को अहमियत नहीं देते हैं ट्रेनिंग को। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर कोई जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं और इस तरह से कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहले R&D करें, 10-15 फार्म पर्सनली वो विजिट करें, और फिर एक ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है। मैं खुद बताना चाहता हूँ, जब हमने शुरू किया 2010 में, तो हमारे पास 1-2 जानवर थे जी। तो मैं और मेरे बड़े भैया लगभग कम से कम भी पठानकोट और पास के जहाँ भी कम से कम भी 200-250 किलोमीटर तक बाइक में ही जाके अच्छे अच्छे फार्मर से मिल के आए थे जी। तो काफ़ी ज़्यादा फार्मर से हम मिले, तो उनसे जो भी नॉलेज हो चुका वो लिया हमने, तो उसके बाद ही हमने ज़्यादा जानवर बढ़ाए थे। ओके। तो पैशन चाहिए इस चीज़ के लिए। वो तो चाहिए। आप अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। अब व्यूअर्स, ये प्रवीण आप प्लीज़ खड़े होंगे जरा, आप इनकी गायों का साइज़ दे सकते हैं? ये शायद इनकी मुंडी नज़र आ रही है। ये देखिए कितना बड़ा साइज़ की काउज हिमाचल में, जहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस अलाउ नहीं करती हैं हम लोगों को बड़े एनिमल्स रखने के लिए। अगर एनिमल बीमार भी हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको कैरी करना, क्योंकि 6-6, 7-7 क्विंटल के ये एनिमल हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका कितना पैशन है इस चीज़ के लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत अडर इस गाय का है, और अभी तो इसको बच्चा दिया काफ़ी टाइम हो गया। तो ये देखिए, ये 6 मंथ की प्रेग्नेंट भी है। ये वो वाली, ये वाली 6 महीने की प्रेग्नेंट है और 17-18 लीटर दूध भी दे रही है। हाँ जी। ये देखिए कितना बढ़िया इसका अडर। तो अगर हम लोग अच्छा सीमन अगर यूज़ करेंगे
तो हमारे पास अच्छे एनिमल आएंगे और अनडाउटेडली हमारा जो बिज़नेस है। ये प्रवीण जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार जी। जो बोला सच बोला। हाँ। और हमारे जो हो सकता है हमने अपने जरिए जो भी किया है वो अपने जरिए ही किया। तो आप एक तरह से इस एरिया के मॉडल हैं। इवन हिमाचल की बात करें तो बहुत कम लोग हैं, और जहाँ तक 10 साल का आपको तजुर्बा है वो अपने आप में बताता है कि किस तरह का पैशन आप लोग काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो जिन्होंने क्लोज होना होता है वो 6 महीने, साल महीने। नहीं, मेरे साथ ही सर, जैसे मेरे को देखते देखते ही कम से कम इसी एरिया पे 4 से 5 डेयरी फार्म खुले, जी। तो सभी के सभी बंद हो गए। ज़्यादा ज़्यादा 1 साल से ऊपर कोई भी फार्म नहीं चला। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि वो देखते थे, हाँ जी यहाँ पे गाय पाली हुई है जी। और गाय रख लेते हैं हम, हाँ। पर वो उनके अंदर ना पैशन था, ना वो नॉलेज गेन करते थे किसी से। इसके सबसे बढ़िया कि आप नॉलेज गेन करो हमेशा 24 घंटे। ये हर चीज़ हर बार कोई ना कोई नई चीज़ दिखाती है। ये नहीं है कि आपको 10 साल हो गए तो आपको सब कुछ ही नॉलेज हो गया, वो चीज़ कभी भी नहीं हो सकती। ओके। आप कितने भी साल लगा दो इसमें नॉलेज आएगा, और ये कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलेगी आपको। देखिए, ये देखो कितनी अच्छी इन्होंने बातें की, और यूनिटी ऑफ ब्रदर्स कितनी बढ़िया है कि दोनों भाई एक साथ। क्योंकि आजकल तो कोई भाई भाई का मुंह देखने पसंद नहीं करता, बट ये दोनों भाई इकट्ठे होकर 10 साल से काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल अपना डेयरी फार्म रन कर रहे हैं। शायद आपके डेयरी फार्म का नाम अवस्थी डेयरी फार्म है। ये छोटा सा व्यू देखिए। अभी इन्होंने शेड बनाना है, क्योंकि ये एक और अच्छी बात इनकी ये है कि इन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट, यूज़लेस इन्वेस्टमेंट अपने शेड के ऊपर नहीं की है। एक छोटा सा शेड है, नॉर्मल शेड है। ये देखिए, आजकल बरसात है तो पानी गिरता है टीन के पत्रों में से, तो उन्होंने उसको, और ये इनकी थोड़ी सी लैंड है, ये सिर्फ इतनी सी लैंड पे ये अकोमोडेट कर रहे हैं। ये अंदर मैं दिखा देता हूँ छोटा सा, क्योंकि इनका एक ही मानना है कि पहले हम तो स्टॉक तैयार करेंगे, शेड तो आराम से बन ही जाएगा। ये देखिए, ये नॉर्मल इनका शेड, कोई फालतू पैसा इन्होंने शेड के ऊपर नहीं लगाया। अमूमन 99% लोग पहले बहुत सुंदर सा शेड बनाएंगे, और उसके बाद ना तो वो ब्रीड के ऊपर काम करेंगे, ना तो उनके फॉडर के ऊपर काम करेंगे, और अल्टीमेटली वो डेयरी फार्म फ्लॉप हो जाता है, जिससे कि एक नेगेटिव वाइब जाती है डेयरी फार्म के लिए लोगों को। ये देखिए, इस तरह से ये हीफर तैयार कर रहे हैं। कितनी सुंदर इनकी हीफर्स हैं। ये कितने टाइम की हीफर्स हैं? ये 15-16 महीने की दोनों। बहुत बढ़िया। देखिए, और दोनों इसमें से इसको तो एआई हो चुकी है, वेरी नाइस। ये भी हीट पे आ चुकी है एक बार जी, और दूसरी बार वही इसकी एआई हो जाएगी। देखिए कितनी सुंदर इन्होंने हीफर तैयार करी है। ये देखिए, छोटा सा शेड, और एक ये हीफर, ये 4 की महीने की है जी, और ये एबीएस की है जी, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, इस तरह से देखिए इनका व्यवस्था। फिलहाल इन्होंने खुरलियों को इस तरह से बनाया है, टैंकियों की मदद से, और नीचे इन्होंने गाय कंफर्टेबल रहे इसके लिए इन्होंने मैट का यूज़ किया है। और इस तरह से पानी की व्यवस्था इनके पास 24 घंटे हैं, क्योंकि साथ में एक स्ट्रीम है, तो ये पानी चलता रहता है। ये देखिए, तो इनको पानी की कोई समस्या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान से सारी चीज़ों को R&D अगर अच्छे से करते हैं, और चीज़ों को समझ के परख के, ना कोई बहुत महंगा शेड बल्कि अच्छी ब्रीड के साथ अगर काम करते हैं, तो डेफिनेटली इनकी तरह आप लोग भी एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म कर सकते हैं। सो थैंक यू नवीन, आपने टाइम निकाला और ये वैल्यूएबल जानकारी हम लोगों को दी। आशा करते हैं कि व्यूअर्स इस तरह से जो उन्होंने बताया उसको फॉलो करेंगे, अगर कोई इस तरह से डेयरी फार्म करना चाहता है। थैंक यू वेरी मच।